नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से अमेजिंग से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉस्मिक फोरम बाय लक्ष्मी नारायण। जैसा आपको मालूम है कि कल एस्टेट का पीजीटी मैथ्स का एग्जाम हो चुका है, जिसके आंसर की हमने शाम को अपलोड कर दी थी। इस वीडियो में हम आपके लिए एस्टेट पीजीटी मैथमेटिक्स के जो कल हमारा पेपर हुआ था मैथमेटिक्स वाले पोर्शन के सॉल्यूशंस लेके आए हैं, और आप विश्वास मानिए कि ये सॉल्यूशन आपको इतने बढ़िया तरीके से कराएंगे, एक बार आपको देख के बहुत अच्छे से मजा आ जाने वाला है। ठीक है जी, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज और, कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पेपर कैसा था, तो मैं कहूंगा कि जो मैथमेटिक्स का पोर्शन था दैट वाज ए लिटिल बिट ट्रिकी। 48 से 50 क्वेश्चंस तक आप लोग इजीली कर पा रहे थे अगर आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर गए थे, वरना 35 तक तो नॉर्मल बंदा भी इजीली इन क्वेश्चंस को कर पा रहा था। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे। जैसे जैसे आएंगे तैसे तैसे पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 91 था दैट वाज बेस्ड अपॉन एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स। क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x² = 4y and x = 4y - 2 is ऑप्शंस इज 1/8, 8/9, 9/8 एंड 1/9। काफी इजी क्वेश्चन था। अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा है तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन में आपसे कहते हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4y। अगर मैं इसको ध्यान से लिखूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि सर ये मेरे पास अपवर्ड पैराबोला है। इस अपवर्ड पैराबोला में जो वर्टेक्स है उसका वर्टेक्स कितना है, 0,0। तो हम फटाफट से इसको ड्रॉ करते हैं। तो जैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करके आपको कैसा दिखेगा, दिस इज x डैश y डैश ओरिजिन। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास अपवर्ड पैराबोला है जिसमें हमने लिखा x² = 4y। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाली कर्व को देखते हैं। जब मैं सेकंड वाली कर्व को ध्यान से देखूंगा तो मुझे पता है ax + by + c = 0। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो चलिए इसको प्लॉट करेंगे। x - 4y = -2। मुझे क्या करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में तोड़ देना। तो जैसे मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में तोड़ूंगा, x by -2 - 4y by -2 दिस विल बी इक्वल टू 1। इसको मैंने कैंसिल किया, x by -2, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 हो जाएगा। इसको नीचे लेके आएंगे, दिस विल बी 1/2 इक्वल टू 1। दैट मींस x इंटरसेप्ट इज -2 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू +1/2। तो चलिए हम फटाफट से इसको प्लॉट करते हैं। तो जैसे आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये -2 है, यही कहीं पे 1/2 होगा y के अंदर। तो जैसे आपने इसको प्लॉट किया तो प्लॉट करके एक स्ट्रेट लाइन आएगा जैसा जैसा मैंने बनाया है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x - 4y = -2। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स निकालना है। इन दोनों कर्व के बीच में कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, सर इन दोनों कर्व के बीच में ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है, नीले वाला जो भी अभी आपने शेड किया है। सर मैं कैसे निकाल सकता हूं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालूं, इसको ध्यान से देखिए। 4y का वैल्यू x² है, इसमें पुट कर दीजिए। अगर मैं इसमें पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बोलो, मैं इसमें पुट कर देता हूं तो ये बनेगा x, दिस विल बी x² - 2। इसको इधर लेके जाएंगे, x² - x - 2 फैक्टर बना सकते हैं। x² - 2x प्लस में x - 2 दिस विल बी 0। x बाहर x - 2, 1 बाहर x - 2, सो दिस विल बी x - 2, x + 1 will be 0, so the value of x will be -2 and 1। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ पे x का वैल्यू -1 है और यहाँ पे x का वैल्यू 2 है। सर उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फिर तो बहुत आसान है। अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं लिखूंगा -1 से लेके 2। ऊपर कौन सी कर्व आ रही है, लाइन, नीचे कौन आ रहा है, पैराबोला। तो हमने क्या किया, लाइन में से पैराबोला वाला एरिया माइनस कर दिया, है ना। हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, लाइन में से पैराबोला वाला माइनस कर दिया। चलिए भी फटाफट से लाइन से y की वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे आप लाइन से y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा, दिस विल बी x + 2/4 = y। ठीक है, तो y का वैल्यू मेरे पास आ गया 1/4 x + 2 * dx माइनस पैराबोला से y की वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी x² / 4 इंटू में क्या आएगा, dx आएगा। सारे में से 4 को कॉमन निकाल लो। तो हम लोगों ने क्या किया, सारे में से ही 4 को कॉमन निकाल लिया और इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किया। x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x और इसका इंटीग्रेशन मैं करूंगा तो x³ / 3। इंटीग्रेशन का लिमिट क्या रहेगा, इंटीग्रेशन का लिमिट हमारे पास रहेगा कितना,
-1 से लेके 2, यहां पर भी -1 से लेके 2। ठीक है जी, इसको पुट कीजिए और पुट करके देखिए फटाफट से क्या आंसर आता है। एरिया दिस विल बी 1/4, 2 पुट करूंगा दिस विल बी 4/2 प्लस में 2 इंटू 2 -1 पुट करेंगे दिस विल बी -1² प्लस में 2 इंटू में -1, और यहां जब पुट करेंगे तो माइनस का 1/3 बाहर, दिस विल बी 2 क्यूब एंड माइनस में -1 क्यूब, ऐसा आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। सो एरिया दिस विल बी इक्वल टू 1/4। ये कितना बनेगा, 4 को 2 से कैंसिल करेंगे, 2 और 4 कितना हो गया 6। इसको हमने देखेंगे तो कितना आएगा, दिस विल बी माइनस का 1/2। ये -2 है, माइनस बाहर है तो ये +2 हो जाएगा, तो 6 + 2 -1/2। और इसको अगर मैं देखूंगा तो ये मेरे पास बनेगा माइनस का 1/3, 9 ये हो गया 8 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू कितना बनेगा 8। ये कितना बन जाएगा, माइनस का 1/3 था और बीच में हमारे पास कितना आएगा, बीच में हमारे पास 9 आ जाएगा। सो दिस विल बी 1/4। तो ये कितना बना, ये 3 हो गया, तो 6 और 2 8, 8 में से 3 गया 5, 5 -1/2। सो दिस विल बी 1/4। इसको मैं लिखूंगा 10 - 1/2, 1/4 मल्टीप्लाई 9/2। हम इसको देखेंगे, आंसर विल बी 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सो 9/8 स्क्वायर यूनिट्स जो है वो इसका आंसर आएगा। आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, वैसे जब ये क्वेश्चन सामने देखा था तो मैंने इसको काफी बार पढ़ाया हुआ है एलिमेंट्स की बुक में, ये एग्जांपल है। ठीक है, उस एक्सरसाइज का एग्जांपल है, तो मैं 1/8 और 9/8 में कंफर्म था कि इसका आंसर 1/8 और 9/8 आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 9/8 स्क्वायर यूनिट जो है आंसर आएगा। कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपने पहले कर रखे होते हैं, तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोगों को याद कर लेने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 आप लोगों से। जो क्वेश्चन नंबर 92 था दैट वाज बेस्ड अपॉन द ग्रुप थ्योरी। काफी फेमस रिजल्ट है, लेकिन बात वही है जिसने पढ़ रखा था सिर्फ वही कर पाएगा, क्योंकि वहां पे जाके हम लोग इस क्वेश्चन को इतने कम टाइम में सोच नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन था क्या, इफ H is a subgroup of G and A belongs to G, B belongs to G, then right coset of A, this is equal to right coset of B, that if and only if AB belongs to H, AB inverse belongs to H, A inverse B belongs to H and AB inverse belongs to H। ठीक है जी, तो उससे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। आपसे कहते हैं फॉर एनी एलिमेंट ऑफ G the right coset of A is defined as to be HA such that small h belongs to H। This is called right coset of H in G generated by A। ये काफी फेमस सा सवाल है, काफी फेमस थ्योरम है। अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो था वो इसका करेक्ट ऑप्शन था। मैं थोड़ा सा प्रूफ बता देता हूं इसका क्या था। आपसे क्या कहता है, आपसे कहते हैं राइट कोसेट ऑफ ए अगर राइट कोसेट ऑफ बी के बराबर है, इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स दैट बिलोंग्स टू एच। ठीक है जी, कैसे करेंगे, आप क्या लिखेंगे, एज ए बिलोंग्स टू एच ए। ठीक है, जो ए है वो एच ए को बिलोंग करता है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये एच ए को बिलोंग करेगा तो सिंपल सी कहानी है, एच ए तो एच बी के बराबर है। इसका मतलब ए जो है वो एच बी को भी बिलोंग करेगा। अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं जो ए बी का इनवर्स है दैट विल बिलोंग्स टू एच ऑफ बी इंटू बी इनवर्स। ठीक है, अब मुझे मालूम है अगर मैं किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा दैट विल गिव्स यू आइडेंटिटी। इसका मतलब हमारे पास जो ए बी इनवर्स है दैट विल बिलोंग्स टू एच इंटू ई। किसी भी चीज को आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम टू सेम वही चीज मिलती है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि सर जो ए बी इनवर्स हमारे पास है वो एक्स के बराबर होगा। ठीक है जी, तो एक तरफ तो प्रूव हो गया। अब कन्वर्सली देख लीजिए, आप क्या लिखेंगे, कन्वर्सली में हम लोग बोलते हैं कि सर ए बी इनवर्स हमारे पास एच को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हम लोगों को प्रूव क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करना है कि जो एच ऑफ ए है दैट इज इक्वल टू एच ऑफ बी। ठीक है, जो एच ऑफ ए है वो एच ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ए बी इनवर्स, अगर ए बी इनवर्स एच को बिलोंग करता है तो एच ऑफ ए बी इनवर्स दिस विल बी इक्वल टू एच। ठीक है, जो एच ऑफ ए बी इनवर्स होगा वो एच के बराबर होगा। फिर हमने क्या करना है, हम लोगों ने
राइट साइड में बी को ऑपरेट करा देना है। तो जैसे आप बी को ऑपरेट करेंगे दोबारा से वही चीज है, बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई किया, ये आइडेंटिटी आएगा, दिस विल बी एच ऑफ बी। तो मैं यहां से कह सकता हूं एच ऑफ ए, दिस विल बी एच ऑफ बी। तो आप यहां से देख सकते हैं कि अगर एच ऑफ ए एच ऑफ बी के बराबर है तो ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करेगा। अगर ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करता है तो एच ऑफ ए हमारे पास एच ऑफ बी के बराबर आएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। जिस बंदे ने पढ़ रखा था वही इसको कर सकता है, थोड़ा सा टिपिकल की कैटेगरी में हम लोग इसको मान सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 आप लोगों से। जो क्वेश्चन नंबर 93 था, अगेन अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन, ऑन द स्पॉट एकदम से करना थोड़ा मुश्किल है, अगर पहले कर रखा होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए कहता क्या है, द पार्ट ऑफ द पैराबोला y square is equal to 4x cut off by the latest rectum revolves around the tangent at the vertex, then the volume of the reel thus generated is 4 pi by 5 pi by 4 and pi by 5। ठीक है जी, क्या कहता है, पैराबोला है y square is equal to 4x। इसका मतलब जब मैं इस पैराबोला को ड्रॉ करूंगा, जब हम लोग इस पैराबोला को ड्रॉ करेंगे तो सिंपल सी कहानी है कि सर ये एक राइट हैंडेड पैराबोला होगा ऐसे, जिसका वर्टेक्स कितना है 0,0। इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो आप यहां से देख सकते हैं कि सर a का वैल्यू 1 होगा। आपने a क्यों निकाला है, क्योंकि मेरे को मालूम है इसका जो फोकस होता है दैट इज a,0, दैट मींस 1,0। अभी बात करें लेटेस्ट रेक्टम की, तो मुझे मालूम है लेटेस्ट रेक्टम एक ऐसी कोड है जो फोकस से पास होती है और पैराबोला के ऊपर किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। ये क्या है, लेटेस्ट रेक्टम। फिर कहता है वर्टेक्स के ऊपर उसने टेंजेंट ड्रॉ किया। भाई इस पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सिंपल सी कहानी है, तो टेंजेंट कौन होगा, वाई एक्सिस होगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये टेंजेंट है वाई एक्सिस। अब मेरे को इस लेटेस्ट रेक्टम को इसके अबाउट रोटेट करना है। तो जैसे आप इसको उठा के इसके अबाउट रोटेट करोगे तो जो सिर्फ ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला जिसको मैं अब क्या कर रहा हूं, शेड कर रहा हूं, ये L और ये क्या है L डैश, तो ये रोटेट होगा। तो जैसे ये रोटेट होगा बिल्कुल सेम टू सेम इस साइड भी हम लोगों को ऐसा ऐसा हिस्सा देखने को मिलेगा। आप इसको कह सकते हैं ये L है तो ये क्या होगा L डैश। तो ये रोटेट होके ऐसा दिखेगा। जब ये रोटेट हो जाएगा तो रोटेट होने के बाद हम लोगों को इस तरह से एक रील दिख रही है ना, वो रील की बात करें तो इसमें रील कौन सा बना, रील ये वाला रील बना, इस वाली रील की वो बात करा। तो ये वाला जो रील बना है, इस वाली रील का हम लोगों को क्या निकालना है, इस वाली रील का हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है। ठीक है जी, तो देखते हैं हम लोग क्या कहता है। ये वाली लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, 1 डिस्टेंस पे है, तो यहां पे x का वैल्यू 1 है। अगर x का वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो आप देख सकते हैं y स्क्वायर विल बी 4, तो y का वैल्यू कितना होगा +-2। तो आप यहां से कह सकते हैं x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं दोनों के दोनों जो वॉल्यूम है वो सिमेट्रिकल है, मैं एक निकाल के उसका डबल कर देता हूं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, वॉल्यूम जनरेटेड दिस विल बी 2 टाइम्स। अब आप लोगों को मालूम है कि जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, जब हम x एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो हमारा आंसर होता है पाई y स्क्वायर dx। अब हम किसके अबाउट रोटेट करेंगे इसको, y एक्सिस के अबाउट। तो जैसे आप इसको y एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे योर फॉर्मूला विल बिकम्स पाई x स्क्वायर dy। और y की लिमिट कहां से कहां जाएगी, y की लिमिट जाएगी 0 से लेके कहां तक, 0 से लेके 2 तक। ठीक है, तो हमने यहां से लिख दिया y का वैल्यू 0 से y इज इक्वल टू 2 तक। तो गिवन कर्व से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लूंगा तो आप देख सकते हैं x का वैल्यू कितना आएगा, y स्क्वायर बाय 4, तो x यहां पे लगा दो। तो जैसे ही मैंने x की जगह पे y स्क्वायर बाय 4 को पुट किया तो y स्क्वायर बाय 4 सारे का होल स्क्वायर और साथ में क्या आएगा dy। तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया, v दिस विल बी पाई कांस्टेंट है अपॉन 16 आएगा, 0 से लेके 2। इसको मैं लिखूंगा y की पावर 4 और साथ में क्या आएगा dy आ जाएगा। ठीक है जी, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, दिस विल बी पाई बाय 8, सो v विल बी पाई बाय 8। इसको कीजिए क्या बनेगा, y रेज़ टू पावर 5/5 इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से 2। तो एक बार 2 पुट कर दो, एक बार 0 पुट कर दो, तो वॉल्यूम दिस विल बी इक्वल टू पाई बाय 8 मल्टीप्लाई 1/5।
2 रेज टू पावर 5 माइनस में 0 रेज टू पावर 5 ऐसा आ जाएगा। तो वॉल्यूम क्या आ गया, दिस वॉल्यूम विल बी पाई बाय 8 मल्टीप्लाई 5, इसको मैं लिखूंगा तो क्या आएगा 32। इसको कैंसिल करेंगे तो जैसे आप इसको कैंसिल करेंगे योर आंसर विल बी 4 पाई बाय 5। ठीक है, तो योर आंसर आएगा 4 पाई बाय 5 आएगा, क्यूबिक यूनिट्स आएगा। आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, सो ऑप्शन नंबर बी दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एकदम से होने वाला क्वेश्चन नहीं है। जिसने बीएससी में एडवांस कैलकुलस पढ़ा होगा उसने इस क्वेश्चन को जरूर देखा होगा। ऑन द स्पॉट अगर आपने पहले कर रखा है तभी आपसे होगा, एकदम से क्वेश्चन नहीं होने वाला है। तभी करके मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप 50 क्वेश्चंस तक इजीली कर पा रहे थे, इसको भी मैंने टिपिकल की कैटेगरी में रखा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। आप लोगों क्वेश्चन नंबर 94 था, दैट वाज अ वेरी लॉलीपॉप क्वेश्चन। विद इन 10 सेकंड्स आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं अगर आपको ये वाली ट्रिक मालूम है तो। टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ ए नंबर डिविजिबल बाय 3, ऐड द डिजिट्स ऑफ द नंबर एंड डिवाइड इट बाय 3। जितना मर्जी बड़े से बड़ा नंबर हो, जितना मर्जी बड़े से बड़ा नंबर हो, सारी डिजिट्स को ऐड कर दीजिए, जो ऐड करके आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर होगा दैट विल बी अगेन रिमाइंडर। कर तो सारे लोग लेंगे, बट उनका क्वेश्चन पूछने का लॉजिक यही था कि जिस बच्चे को वो पता होगा, अदरवाइज आप इसमें 2-3 मिनट 4 मिनट पक्का खराब करेंगे। देखिए इसको ऐड करके देखिए, जैसे मैं इसको ऐड करूंगा, इसको ऐड करके 8 आता है, इसको ऐड करके भी 8, इसको ऐड करके भी 8 और इसको ऐड करके भी 8, बाकी तो सब 0 0 है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से सम ऑफ डिजिट्स को देखूं तो सम ऑफ डिजिट्स मेरे पास है 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, दैट मींस 32। अगर मुझे इसको डिवाइड करके बताना है, 3 से डिवाइड करके बताना है रिमाइंडर क्या है, इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको 32 को 3 से डिवाइड कर देना। तो जैसे आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे ना जाने की 0 लगेगी, तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर आएगा दैट रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। विद इन 10 सेकंड्स ये वाला क्वेश्चन होने वाला था। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो आप इसके अंदर 2-3 मिनट खराब करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 95 था, दैट वाज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, कैन बी डन विद इन 20 सेकंड्स। अगर आपका थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है तो विद इन 20 सेकंड्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, 2 ऑप्शन तो मैं बिना लिखे काट दूंगा। कैसे, t की जहां पे मैंने 1 लगाया तो x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया। इसका मतलब जो पासिंग पॉइंट है वो 1,2, इसका मतलब नॉर्मल जो है वो 1,2 से पास करेगा। ठीक है जी, जहां से पास करेगा उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं लास्ट वाले 2 ऑप्शन को ध्यान से देखूं, 1,2 पुट कर दूं, 3 + 1 4, 4 0 के बराबर नहीं हो सकता, सी ऑप्शन नहीं आएगा। इससे पुट कीजिए 1 + 2 + 4 कितना बनेगा, ये 7 बनेगा, 7 भी 0 के बराबर नहीं आएगा। 1,2 को ऊपर पुट किया, ये सेटिस्फाई कर रहा है, 1,2 को ऊपर पुट किया, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस, कई बार यहां तो 2 ऑप्शन फंस गए, लेकिन 99% केसेस के अंदर एक ऑप्शन भी सीधा कट जाता है। अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में 1-2 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही करके दिखाने वाला हूं। तो फिलहाल हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, ए और बी ऑप्शन में हम लोगों को देखना है कि ए और बी ऑप्शन में कौन सा आंसर आएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, नॉर्मल का स्लोप निकाल लेते हैं। जैसे आप स्लोप निकालेंगे तो dx/dt दिस विल बी d2t, dy/dt दिस विल बी इक्वल टू 2। तो हम यहां से देख सकते हैं dy/dx कितना निकलेगा, दिस विल बी 2/2t। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1/t आएगा। t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू 1 है, सो दिस विल बी 1/1। तो अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि सर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, तो हम देख सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/dy/dx होता है। तो इसका मतलब किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा। तो आप यहां से देखिए इसका स्लोप कितना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस लाइन का जो स्लोप मेरे पास है वो -1 के बराबर है। तो सिंपल सी कहानी है, ये आंसर आ गया। सेकंड वाला आंसर नहीं आएगा क्योंकि सेकंड वाले का स्लोप कितना है, -2 है। आप कहेंगे सर हमें नहीं समझ में आया, आप सही तरीके से लिख के दिखाइए। इक्वेशन लिख लो, y - y1, स्लोप कितना है, -1 इंटू में x - 1। सो y - 2 माइनस x + 1, इसको इधर लेके आइए, x प्लस का y -2 - 1। So this will be x plus y minus 3. This will be equal to 0. So option number A, this was the correct option. कई बार मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हो जाता है कि 3 ऑप्शन कट जाते हैं, सीधा पहले वाला ही आंसर आ जाता। बट अगर 2 केसेस भी है तो हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिया,
स्लोप और नॉर्मल -1 निकला और फटाफट से मैंने देख लिया, क्योंकि स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमें मालूम है, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 96 था, दैट वाज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द डेफिनेट इंटीग्रल। डेली बेसिस में होने वाला सवाल है, बोर्ड का सवाल है, कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या आता है, 0 से π/2 मॉडुलस sin x - π/4 dx। इसका इंटीग्रेशन हमें बताना था कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है तो विद इन 1-2 मिनट आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड करेगा मोड की डेफिनेशन पे। आपको मालूम है अगर x का वैल्यू 0 है, 0 से बड़ा है, मॉडुलस x विल बी इक्वल टू x, और अगर x का वैल्यू 0 से छोटा है तो आपको मालूम है -x आंसर होगा। सबसे पहले जब मोड के सवाल आते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि सर जो बीच वाला एक्सप्रेशन है वो 0 कहां बनेगा। तो 0 से π/2 में π/4 ऐसा एंगल है, जब मैं π/4 पुट करूंगा सो π/4 - π/4 दैट विल बी 0 एंड द sin 0 विल बी 0। π/4 से पहले आप कोई भी एंगल इसमें डालेंगे, मान लो आपने 30 डाला, 30 में से 45 को माइनस करेंगे तो -45 आएगा। साइन में -θ - sin θ के बराबर होता है, ठीक है, और मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो उसके सामने हमें माइनस लगाना पड़ेगा। ये सारी कैलकुलेशन आपको आती होंगी, हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, हमने इसको ब्रेक किया, आप इसको लिखेंगे 0 से π/4। 0 से π/4 के बीच में आप कोई भी एंगल लगाएंगे, इसकी वैल्यू या तो 0 आएगी या 0 से छोटी आएगी, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू का जब हम मॉडुलस निकालते हैं तो उसके सामने एक नेगेटिव और लगाते हैं। उसके बाद फिर क्या है, π/4 से लेके π/2 सब कुछ पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वाले का जब हम मॉडुलस निकालते हैं तो वो सेम टू सेम आता है। फिर आपको अच्छे से मालूम है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस। तो जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, माइनस पहले से है, माइनस इसके नाम का आएगा कोस x - π/4। x - π/4 का डेरिवेटिव जब हम नीचे करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और π/4 का 0। तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे इसको लिखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस का कोस x - π/4। नीचे वाली चीज मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसको पुट कर दीजिए, तो जैसे आप इसको पुट करेंगे हमें मिलेगा कोस π/4 - π/4 माइनस में कोस 0 - π/4। इसको पुट करूंगा कोस π/2 - π/4, सो माइनस का कोस π/4 - π/4 है ना। पहले हमने अपर लिमिट पुट किया, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट किया। π/4 में से π/4 जाएगा तो 0, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस में -θ प्लस कोस θ, सो कोस π/4 का वैल्यू कितना होगा, दैट विल बी 1/√2। π/2 में से π/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन π/4, कोस π/4 का वैल्यू कितना होगा 1/√2। कोस π/4 में से π/4 जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू +1। तो 1 और 1 कितना हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 1/√2 1/√2 2/√2, इसको कैंसिल करेंगे तो √2, तो जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी 2 - √2, ठीक है। तो आप ऑप्शन को देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मेरे को तो इतना लिखना पड़ रहा है, इसकी वजह से टाइम लग रहा है। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो 2 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन को करने में आपको नहीं लगने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 हम लोगों से क्या। क्वेश्चन नंबर 97 था, दैट वाज फ्रॉम 10th क्लास एनसीईआरटी बुक। जो लोग यूजुअल 2 में पढ़ाते हैं उन लोगों को तो क्वेश्चन देखते साथ टिक होना चाहिए था, बहुत इजी क्वेश्चन था। 20√3 जिन लोगों ने पढ़ा है, एग्जांपल है किसमें, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाली एक्सरसाइज में, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं था क्या। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन इट इज 60 डिग्री देन द हाइट ऑफ द टावर इज, ठीक है। आपसे क्या बोलता है, ये टावर है, ये इसकी शेडो है, ये वाली शेडो 40 मीटर लॉन्गर है, ये वाली जो शेडो है ये 40 मीटर लॉन्गर होगी अगर सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री से 30 डिग्री चेंज हो जाए। कहने का मतलब जब एंगल 60 डिग्री था उस समय जो शेडो की लेंथ थी वो x थी, जब उसका एल्टीट्यूड 30 डिग्री हो गया उस समय में इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होके 40 + x मीटर हो गया, ठीक है जी। इसको हमने h मान लिया। आपसे कहता है कि आपको h निकाल के दिखाना है, तो इसको सीडी ले लो, 2 राइट एंगल ट्रायंगल आपको साफ दिख रही है, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इन
राइट एंगल ट्रेंगल, इन राइट एंगल ट्रेंगल CDA, ठीक है जी। तो आप यहां से लिख सकते हैं H/X परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस विल बी टेंजेंट 60 डिग्री, सो H दिस विल बी इक्वल टू √3x। उसके बाद बड़े वाली ट्रेंगल ले लीजिए, आप क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रेंगल CDB, इन राइट एंगल ट्रेंगल CDB, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या आएगा, H/40 + x, और tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 40 + x, दिस विल बी इक्वल टू √3h। इस h की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, सो 40 + x दिस विल बी इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय √3x। तो हम यहां से देख सकते हैं क्या बनेगा, दिस विल बी 40 + x, दिस विल बी इक्वल टू 3x, सो 40 विल बी 3x - x, 2x will be 40, so the value of x will be 40/2। इसको कैंसिल करेंगे तो 20 आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, हाइट, तो आप यहां से देख सकते हैं हाइट विल बी इक्वल टू √3x, so this will be equal to 20√3 मीटर। इसका मतलब जो ये टावर है, इस टावर की जो हाइट है वो कितना है, 20√3 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी, दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप पेपर में इसको भी सॉल्व करके देख रहे हैं और इसमें भी 1 मिनट खराब कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों ने अच्छे ढंग से प्रिपरेशन नहीं किया है, क्योंकि अगर जो लोग रेगुलर में 10th क्लास को पढ़ाते हैं उनको इसका आंसर याद होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं, ठीक है जी। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 हम लोगों से, क्वेश्चन नंबर 98 था, कॉम्प्लेक्स नंबर से था, काफी इजी क्वेश्चन था। अगर आपको थोड़ा सा डी मॉर्वियस थ्योरम आती है और इस तरह के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए होंगे जब आप स्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज है, इस तरह का एक्सप्रेशन हमने काफी बार पढ़ा है, 1 + cos m थीटा 2 cos square m थीटा/2 और sin m थीटा, दैट विल बी 2 sin m थीटा/2 cos m थीटा/2। तो मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं, चलिए अप्लाई करते हैं। हमने इसको लिखा 2 cos square थीटा/2, दैट विल बी π/60। यहां लिखेंगे 2 iota sin π/16, दिस विल बी cos π/16। अपोन में भी सेम लगेगा, यहां लिख सकते हैं 2 cos square π/16 माइनस का 2 iota sin π/16 cos π/16 होल रेज़ टू पावर 8। ऊपर नीचे दोनों जहां से 2 cos π/16 जो है वो कॉमन निकल रहा है और हम निकाल सकते हैं, क्या बनेगा, दिस विल बी cos π/16 प्लस आइटा साइन π/16 अपोन में cos π/16 माइनस आइटा साइन π/16 होल रेज़ टू पावर 8, ऐसा बन जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आपने डी मॉर्वियस थ्योरम पढ़ा होगा, है ना। डी मॉर्वियस थ्योरम क्या कहता है, डी मॉर्वियस थ्योरम हम लोगों को कहता है e रेज़ टू पावर आइटा थीटा दैट इज cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है जी। तो वो चीज आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यहां पे बिल्कुल सेम है। और अगर इसको देखेंगे तो e रेज़ टू पावर माइनस आइटा थीटा, इसको लिखेंगे तो cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, क्योंकि cos में अगर मैं माइनस लिखूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, cos ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है जी। यहां पे अप्लाई करते हैं, ये क्या बनेगा e रेज़ टू पावर आइटा π/16, ये क्या बनेगा e रेज़ टू पावर माइनस आइटा π/16 होल रेज़ टू पावर 8। इसको ऊपर ले जाओ, जैसे नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा ऊपर जाके, तो हमारे पास आएगा आइटा 2π/16 होल रेज़ टू पावर 8। इसको कैंसिल करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा e रेज़ टू पावर आइटा, 8 से 8 कैंसिल हो गया, आइटा पाई, तो e रेज़ टू पावर आइटा पाई को आप लिख सकते हैं cos पाई और प्लस का आइटा साइन पाई। फिर आपको अच्छे से मालूम है cos n पाई, है ना, हमें पता है कि सर cos n पाई बराबर है -1 की पावर n और sin n पाई दिस विल बी 0 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। तो जब आप यहां देखेंगे cos पाई का वैल्यू -1 और sin पाई का वैल्यू तो 0 ही होता है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे योर आंसर विल बी -1, ठीक है। तो -1 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऑप्शन नंबर बी दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। तो 1-2 मिनट आपके लग सकते हैं, अगर इससे ज्यादा आप लगा रहे हैं तो फिर बाकी सारे क्वेश्चन आपके छूटेंगे, ठीक है जी। तो टाइम को देखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 आपसे क्या, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 99 था दैट वाज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द डिफरेंशियल इक्वेशन।
द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1,0 एंड सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + y स्क्वायर dx - xy dy = 0। चार ऑप्शन दिया, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चाहे मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान दिख रही है, सबसे पहला काम जो मेरा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कह रहा है कि ये कर्व 1 0 से पास करती है। आप सबसे पहले चाहे आंसर आए या ना आए, सबसे पहला आपका काम यही होता है कि आप इसे पुट करके देखिए, क्योंकि कई बार डायरेक्टली इसी से आंसर आ जाता है। अगर मैं 1 0 पुट करूंगा सेटिस्फाई कर रहा है, 1 0 पुट करूंगा सेटिस्फाई कर रहा है, 1 0 पुट करूंगा सेटिस्फाई कर रहा है, 1 0 पुट करूंगा सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन हमें यहां पे मदद नहीं कर रहा है, हम लोगों को सोल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है सोल्व करना, तो उससे भी आसान है। 1 + y स्क्वायर dx दिस विल बी xy dy। वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है, बहुत इजीली दिख रहा है, तो हमने इसको लिखा dx/x दिस विल बी y ओवर 1 + y स्क्वायर dy, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1/x का इंटीग्रेशन मुझे मालूम है log x है, नीचे मुझे फंक्शन दिख रहा है और ऊपर इस फंक्शन का डेरिवेटिव दिख रहा है, तो सिंपल सी कहानी बन जाएगी। क्या आएगा, log दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस विल बी 1 + y स्क्वायर। सब कुछ log में जा रहा है, तो आप कांस्टेंट को भी log में ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 1/2 को ले जाएंगे ऊपर, तो जैसे आप 1/2 को ऊपर ले जाएंगे ये हमारे पास बन जाएगा 1 + का y स्क्वायर, और प्लस में क्या आएगा log c। फिर आप अच्छे से मालूम है log m + log n क्या होता है, हम इसको लिख सकते हैं log x दिस विल बी log c into स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y स्क्वायर। log से log कैंसिल हो गया। अब कंडीशन पुट कर दीजिए, कहां से पास कर रहा है 1,0 से, तो y की जहां पे 0 x की जहां पे 1, तो जैसे मैं इसको पुट करूंगा यू आर गेटिंग इट टू बी द वैल्यू ऑफ c = 1। c का वैल्यू 1 है, तो c की जगह पे लगा दीजिए। तो जैसे मैंने c की जगह पे 1 लगाया तो हम लोगों को ये एक्सप्रेशन मिलेगा। जब हमने आंसर को देखा स्क्वायर रूट तो नहीं चाहिए, तो क्या करें, स्क्वायरिंग कर दीजिए। हमने इसके दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, जैसे आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ऐसे होगा, इसको इधर लेके आऊंगा x² - y स्क्वायर, सो यू कैन से x² - y स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 1। सो ऑप्शन नंबर बी दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन 1 या 2 मिनट में होने वाला सवाल है, ज्यादा समय नहीं खराब कर सकते हम इस तरह के सवालों के ऊपर। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आपको ये समझ में भी आ गया होगा, कुछ करने लायक इस सवाल में था भी नहीं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 100 था दैट वाज बेसिकली फ्रॉम द फंक्शन, नॉट अ वेरी मच टिपिकल क्वेश्चन। जो लोग +2 की तैयारी करा रहे थे सीबीएसई की, उन लोगों को मालूम है एक आधे सैंपल में इस तरह का पेपर में क्वेश्चन था भी सही, तो क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा सीबीएसई के लेवल से ऊपर का सवाल है। f is a function defined from real number to close interval 0 to open interval π/2 defined by fx is equal to tan inverse x² + x + 2a, then f will be onto if a belongs to which interval। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए a कौन से इंटरवल में लाई करता है। जो सबसे पहली चीज सोचने वाली है वो यहाँ पे है onto। आपको अच्छे से मालूम है कोई भी फंक्शन अगर onto है, इसका मतलब कोडोमेन के हर एलिमेंट को डोमेन में प्रीइमेज मिल रहा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ के हर एलिमेंट को यहाँ प्रीइमेज मिल रहा। और ये भी मुझे अच्छे से मालूम है जब फंक्शन onto होता है उस केस में जो रेंज है और जो कोडोमेन है वो हमेशा बराबर होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यही तो मतलब है कि कोडोमेन के, भाई रेंज कोडोमेन के बराबर का मतलब क्या है कि कोडोमेन में जो भी एलिमेंट है वो जहां के हर किसी ना किसी एलिमेंट से मिलता है। तो इसका मतलब इस फंक्शन की रेंज कितनी है सर, इस फंक्शन की रेंज 0 से π/2 है। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है y की वैल्यूज। इसका मतलब जो y है y बिलोंग करता है 0 से π/2 को। सर y क्या होता है, सर y तो fx ही तो होता है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 से π/2 में लाई करती है। सर फंक्शन तो हमें दे ही रखा है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं tan इनवर्स दिस विल बी x² + x + 2a, इट्स वैल्यू विल लाइज बिटवीन 0 to π/2, ऐसी होगा। सर मैं यहां से tan इनवर्स हटाना चाहता हूं, तो क्या मैं दोनों तरफ tan ले लूं, बन जाएगी बात। यस सर, tan इनवर्स जो tan फंक्शन है वो तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप ले सकते हो। तो मैंने इसको लिख दिया, दिस विल बी tan 0, ये कट जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे x² + x + 2a, दिस विल बी टेंजेंट π/2। टेंजेंट π/2 कितना होता है, इंफिनिटी। टेंजेंट 0 का वैल्यू 0, सो दिस विल बी x² + x + 2a, 0 से इंफिनिटी के बीच में आना चाहिए। ठीक है जी, तो इसका मतलब x² + x + 2a दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है।
कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, किसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर उसकी वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी है, तो ये कब होता है, ये तो हमें अच्छे से मालूम है, ये तो केवल और केवल तभी होता है या तो ये ऊपर हो और या फिर ये इसको किसी एक पॉइंट के ऊपर टच करता हो। इक्वल टू 0 होगा तो पॉइंट पे टच करेगा, और अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर ही ऊपर होगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, अगर ऊपर है इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, और अगर इसको टच करा है इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। क्या हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना आता है, यस सर। क्या फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें लगा दो, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2a, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 0। सो 1 माइनस 8a, दिस विल बी लेस देन 0। 1 इज लेस देन इक्वल टू 8a, तो मैं यहां से कह सकता हूं a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8। तो आप यहां से देख सकते हैं a का वैल्यू 1/8 या 1/8 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a बिलोंग करेगा 1/8 से लेके इंफिनिटी तक। सो ऑप्शन नंबर डी, दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है और ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आपको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का नॉलेज है, और वैसे अभी एक दो सैंपल पेपर में मैंने इसको कराया भी है, तो मेरे को तो आइडिया था कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड कलर का बटन है उसको प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस का इंफॉर्मेशन आप तक इस तरह से जल्दी पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।